ऐसे कई हीरोज़ हमारे सामने हैं कि अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि उनकी कैरियर की बुलंदी, उनका अरूज रफ़ी साहब की आवाज़ और उनके गीतों के मरहून मिन्नत था। अब अगर उनके नाम की बात करें तो कुछ नाम तो बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं, जैसे कि प्रदीप कुमार, भारत भूषण, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी। कम से कम ये 4 हीरोज़ ऐसे थे कि लोग इनकी फिल्में सिर्फ इसलिए देखने जाते थे कि रफ़ी साहब के गाने उसमें बड़े शानदार, बड़े खूबसूरत होते थे। लेकिन ये बात महज इन नामों तक ही ख़त्म नहीं होती थी। अगर हम देखें तो दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर साहब तक के कैरियर में रफ़ी साहब की आवाज़ का एक बहुत बड़ा योगदान था और इस सफ़ में सैकड़ों नाम आते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ, ये जॉय मुखर्जी साहब से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ और इसी तरह से अपनी पसंद का ये जो चैनल है आपका सिनेमाया, इसे देखते रहें, इसे अपनी मोहब्बत देते रहें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे कि मैं हमेशा आपके सामने आकर किसी न किसी कहानी को आपके सामने पेश करूँ। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था जॉय मुखर्जी की। जॉय मुखर्जी साहब जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी जो इमेज बन गई वो थी एक लवर बॉय की। 1960s के दशक में उनकी जो इमेज थी वो एक लवर बॉय की ही रही और हीरोइन के पीछे भागना, पेड़ों के पीछे घूमकर गाने गाना, लोकेशन पे जाकर सब मस्तियाँ करना, ये उनका एक ख़ास अंदाज़ था और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया था। इनकी जो शुरुआत हुई लव इन टोक्यो से हुई थी और लव इन टोक्यो के जो प्रोड्यूसर थे वो थे शशधर मुखर्जी जी। और ये जो शशधर मुखर्जी थे ये जॉय मुखर्जी के पिता थे। और मज़े की बात बताऊं कि शशधर मुखर्जी की जो शादी हुई थी वो किशोर कुमार जी की बहन से हुई थी, यानी कि किशोर कुमार लिटरली जॉय मुखर्जी के मामा थे। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद शशधर ने हमेशा अपनी फिल्मों में रफ़ी साहब को लिया और ख़ास तौर से जॉय मुखर्जी को उन्होंने कहा कि यही तुम्हारी आवाज़ बन सकते हैं और यही आवाज़ तुम्हें कामयाबी दिला सकती है। लव इन टोक्यो के तमाम गाने रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड हुए थे, मेल गानों की बात कर रहा हूँ मैं। और एक दिन उनके पिता ने यानी कि शशधर मुखर्जी ने कहा जॉय मुखर्जी से कि क्योंकि ये बड़े नर्वस से थे कि पता नहीं मैं कैसा काम करूँगा नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा कि तुम काम की परवाह मत करो। इस फिल्म में तमाम के तमाम गाने मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाऊँगा और मोहम्मद रफ़ी साहब से रिकॉर्ड किए गए गानों की ये गारंटी है कि उस फिल्म को हिट होना है महज गानों की बुनियाद पे। लिहाजा अगर तुम्हारी एक्टिंग में कहीं थोड़ा बहुत कुछ उलटफेर हो जाए, कुछ कमी बेशी हो भी जाए, तो रफ़ी साहब उसकी अपनी गायकी के अंदाज में कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी। ये तो उनके पिताश्री ने कहा था रफ़ी साहब के हवाले से। लेकिन जॉय मुखर्जी साहब ने बताया कि जब मैं पहले गाने की रिकॉर्डिंग पे स्टूडियो में गया और जब रफ़ी साहब तशरीफ़ लाए तो मेरे पिताजी ने कहा कि रफ़ी साहब से पाँव छूकर आशीर्वाद लो। तो मैंने रफ़ी साहब के पाँव छुए, लेकिन उन्हें मुझे उठाकर सीने से लगा लिया और कहा कि तुम्हारा नाम जॉय मुखर्जी है ना, सारे ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही बांटना। और ये कहकर फिर वो रिकॉर्डिंग करने चले गए। रफ़ी साहब का और इनका जो साथ रहा वो तकरीबन 74 गानों का साथ रहा। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं हो। तुझे मैंने इतना पूजा, तुझे मैंने 74 गाने जो मुखर्जी ने रफ़ी साहब के अदा किए और अब यकीन करें कि उनमें से हर गाना शानदार। टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम बड़े मियां देव। बाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बसे। ओ.पी. नैयर साहब ने भी जब इनके साथ इनका एक एसोसिएशन हुआ तो बड़े ही खूबसूरत गाने पेश किए। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, आंचल में सजा लेना कलियां जुल्फों में। कुछ गानों की झलक तो मैं आज आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं आता हूँ उसकी तरफ कि हुआ ये कि
जॉय मुखर्जी साहब ने ऐसा बताया कि फिल्मों में काम तो मैं कर रहा था, फिल्में हिट भी हो रही थी, लेकिन मेरी फिल्में मेरी वजह से कम और गानों की वजह से ज़्यादा हिट होती थी। तो जब ये मेरी फिल्में हिट होने लगी तो मुझे एक खपत चढ़ा कि अब मैं भी फिल्म बनाऊंगा। और मैंने 1967 में एक फ़िल्म की शुरुआत की, वो थी फिल्म हमसाया। हमसाया में संगीतकार हमने ओ.पी. नैयर साहब को लिया और जो हमारे साथ हीरोइन थी वो थी शर्मिला जी। और फिल्म को मैंने बड़ी लगन से बनाया, बड़े चाव से बनाया और इसमें मैंने बड़े पैसे लगा दिए। लेकिन अब किस्मत देखिए कि वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। हालांकि गाने का जो सेक्शन था बड़ा ही मजबूत था, गाने भी बड़े खूबसूरत, और रफ़ी साहब ने कुछ जो अपनी आवाज़ का उसमें जलवा दिखाया था, मैं उसको कैसे बयान करूं। तेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा, दिल की। लेकिन उसके बावजूद वो गाने तो हिट हो गए, फिल्म हिट नहीं हो सकी और मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया। मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कर्जे को कैसे अदा करूं। ऐसे में एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर पे आए। आने के बाद सलाम दुआ बातचीत हुई और मैंने कहा कि रफ़ी साहब ने पूछा कि भाई क्या हाल है। तो मैंने कहा कि भाई बड़ी परेशानी में दिन बीत रहे हैं, क्योंकि ये हमसाया फिल्म बनाने के बाद, हालांकि फ़िल्म का कॉन्सेप्ट, कहानी इतनी अच्छी थी, फिल्म चल नहीं सकी और मैं बड़ा परेशान हूँ आजकल। रफ़ी साहब ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर खड़े हुए और मेरे हाथ में उन्होंने एक लिफाफ रख दिया। मैंने पूछा कि रफ़ी साहब ये क्या है। रफ़ी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जब लिफाफ खोल कर देखा तो इसमें वो रकम थी जो रफ़ी साहब से कॉन्ट्रैक्ट के वक्त उनको दी गई थी कि हमसाया की रिकॉर्डिंग के लिए आपको ये पैसे मिलेंगे। मैंने कहा रफ़ी साहब मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये तो आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये मैं कैसे ले लूँगा। तो रफ़ी साहब ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा। दिल की आवाज़ भी सुन। और फिर उन्होंने मेरे हाथ को दबा दिया, रख लो। मैंने भी फिर उनसे और कोई बात नहीं की, मैंने पैसे रख लिए और समझिए कि उस पैसे का मेरे पास आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उस वक्त मदद थी जिस वक्त मैं एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा था। तो रफ़ी साहब से मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि वाकई जहन सोच में मुब्तला हो जाता है कि आखिर ये आदमी कितने अजीम थे, खुदा ने इन्हें कितनी बुलंदी और कैसी तबीयत अता किया था कि मेहनत के पैसे काम करने के बावजूद जब उन्हें लगा कि मेरा प्रोड्यूसर तकलीफ़ में है तो उन्होंने वो पैसे उनको वापस कर दिए। जॉय मुखर्जी साहब इस वाक़े को अक्सर याद करते थे और ये कहते थे कि रफ़ी साहब ने उस दौर में जबकि मैं बहुत परेशान था, मुझ पर जो एहसान किया मैं इसे ताज़िंदगी नहीं भूल सकता। चलिए, जॉय मुखर्जी साहब या उनकी फ़िल्में चली न चली, रफ़ी साहब भी नहीं रहे, लेकिन देखिए कि आज रफ़ी साहब के जाने के 45 सालों के बाद भी वो गाने जो उन्होंने जॉय मुखर्जी जी के लिए अदा किए थे आज भी जवान हैं। कितनी कितनी गीतों का मैं जिक्र करूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ गीतों की झलक आपके सामने पेश करूं। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जान। लखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।